हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑटोमेटा थ्योरी एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस, इसका फुल लेक्चर सीरीज। और इसमें हमने पिछले 2 लेक्चर्स में बताया ग्रामर्स क्या होती हैं, ग्रामर की फॉर्मल डिफिनीशन क्या होती है, ग्रामर को कैसे चॉम्स्की ने क्लासिफाई किया था और उस क्लासिफिकेशन को हमने देखा T0, T1, T2, T3। कुछ ग्रामर्स के एग्जांपल्स देखे, ग्रामर से लैंग्वेज कैसे जनरेट होती हैं, और हमने इक्विवेलेंट ग्रामर्स देखी। ये सारी चीजें हम लोग अपने लास्ट 2 लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब इस लेक्चर का जो कोर्स आउटलाइन है वो ये है कि इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटा, कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो हम लोग ऑटोमेटा पढ़ते समय बार बार यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली, तो वो टर्म्स जो है उनके क्या मीनिंग है ये देखेंगे। एंड जो एप्लीकेशन है ऑटोमेटा थ्योरी के, वो कहाँ कहाँ डायरेक्टली हम लोग देख पाएंगे। वैसे तो एप्लीकेशन बहुत जगह है, लेकिन वो कौन सी जगह जो हम लोग अपने इंजीनियरिंग कोर्स के ड्यूरेशन में कभी कहीं फील कर पाएंगे कि हाँ यहाँ पे ऑटोमेटा की भी चीजें आ रही हैं। और फिर हम लोग इंट्रोडक्शन टू फाइनाइट ऑटोमेटा का इंट्रोडक्शन भी इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा लेंगे। तो चलिए हम लोग अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटा। अभी तक इस सब्जेक्ट का नाम तो है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस, बट अभी तक ऑटोमेटा को लेके कुछ ज्यादा बात नहीं हुई है या कोई बात नहीं हुई है। जो भी बात कभी हुई है तो वो ग्रामर्स की, लैंग्वेजेस की, इसकी हुई। अब ऑटोमेटा क्या है एक्चुअली, अगर हम बोलें तो ऑटोमेटा जो है, ऑटोमेटा इज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है अगर आपको ऑटोमेटा थ्योरी से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग कभी डेवलप करनी है। नहीं तो वैसे तो आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे और आपको समझ ही में नहीं आएगा। पूरी सारी कैलकुलेशन आपको आती रहेगी, सारे फॉर्मूलाज आपको, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता रहेंगे, बट ये कहाँ यूज होंगे और क्या हो रहा है प्रोसेस आपको कभी समझ में नहीं आएगा अगर ये लेक्चर आपने स्किप किया या इस लेक्चर को ध्यान से नहीं देखा या नहीं समझा। तो अगर इस लेक्चर में से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं उसको लेके, और आपकी अगर क्वेरीज कोई जेन्युइन रही इस तरीके की, तो मैं उस पर एक अलग से और वीडियो बना दूंगा फर्दर, अगर आपको समझ में नहीं आया तो अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। तो चलिए, अब ये एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। तो किसी चीज का एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बोलने का क्या मतलब है? एब्स्ट्रैक्ट मॉडल का मतलब ये है कि जो काम ये डिजिटल कंप्यूटर कर सकता है, डिजिटल कंप्यूटर जो काम डिजिटल कंप्यूटर कर सकता है, ये कहीं ना कहीं उस टाइप का काम हमारा ऑटोमेटा भी कर सकता है। अब एग्जैक्टली उसी फॉर्म में, उसी मेथड से करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, क्या है अभी तो आगे पढ़ने में पता चलेगा। बट एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ये बोलता है कि जो काम आपका ये डिजिटल कंप्यूटर कर सकता है, या अगर कोई भी एक चीज किसी दूसरे का एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है, तो जो दोनों का जो स्कीम है वो सेम स्कीम होगी, जो प्रोसेसिंग का मेथड होगा वो सेम मेथड होगा, और सारी चीजें उसमें कॉमन मिलेंगी। तो जैसे पहले, अब ऑटोमेटा पढ़ने से पहले एक बार मैं आप लोग डिजिटल कंप्यूटर, सभी लोगों को याद होगा, पढ़ाई है सब लोग। जैसे अगर हम बोलते थे फर्स्ट ईयर में, आपने या कहीं पे इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा डिजिटल कंप्यूटर क्या क्या चीजें होती हैं। डिजिटल कंप्यूटर में क्या क्या होता है, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। एक तो होता है इनपुट, कि इनपुट होना चाहिए। प्रोसेसिंग, सीपीयू जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट। आउटपुट, इंटरनल स्टोरेज, अगर आपको याद हो, इंटरनल स्टोरेज, रैम, रोम, कैश मेमोरी, ये सारी चीजें जो डेटा को, बाकी कंप्यूटर स्टोरेज भी होता है वो भी एक अलग, बट स्टोरेज जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है उसको हम लोग कंप्यूटर की मेमोरी नहीं बोलते हैं। जब भी कभी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर बोला जाता है तो उसका मीनिंग हमेशा कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी, रैम या कैश से निकालते हैं हम लोग। तो ये चीजें डिजिटल कंप्यूटर में होता है कि इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग जो सीपीयू होता है, और इंटरमीडिएट स्टोरेज। तो हमारा ऑटोमेटा भी ये चीजों को रखता है। जैसे सबसे पहले ऑटोमेटा में क्या चीजें होंगी, एक कंट्रोल यूनिट होगी। ऑटोमेटा में एक कंट्रोल यूनिट होगी। कंट्रोल यूनिट का मतलब यह है कि ऑटोमेटा जो है अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे स्टेट्स से गुजरेगा। Q0, Q1, Q2 हम लोग ये स्टेट्स बोलते हैं। एक डिजिटल कंप्यूटर भी अपने लाइफ साइकिल में बहुत सारे स्टेट से गुजरता है, जैसे कि उसका आइडल स्टेट होता है, उसका रनिंग स्टेट होता है, उसका स्विच ऑफ स्टेट होता है, या और भी तमाम स्टेट्स पॉसिबल हैं। उसी तरीके को, उसी को बेसिस बना के
जो हमारा ऑटोमेटा होगा ये भी मल्टीपल स्टेट से होके गुजरेगा। यहाँ पे हमने बोला कि एक इनपुट मैकेनिज्म, तो अब कंप्यूटर में जैसे आपको पता ही है कि किस तरीके से हम लोग कीबोर्ड के थ्रू इनपुट करते हैं या यूएसबी डिवाइस के थ्रू इनपुट करते हैं या और भी हमारे तमाम इनपुट मैकेनिज्म्स हैं, तो यहाँ पे भी इनपुट मैकेनिज्म होगी। और यहाँ पे जो ऑटोमेटा में जो इनपुट होता है वो कुछ एक इनपुट टेप के हेल्प से होता है, और ये टेप जो है ये मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होती है, और एक बार में एक कैरेक्टर को हम रीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रीड राइट हेड। जैसे कोई भी तो चीज होगी, जैसे आप कीबोर्ड से, इसको बोलते हैं हम लोग रीड राइट हेड। रीड राइट हेड क्या है? रीड राइट हेड बस ये एक मैकेनिज्म है जो इनपुट को रीड कर सके या वहां पे कुछ राइट करने की अगर जरूरत है तो वहां पे राइट कर सके, और इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टेप। और ये इनपुट टेप क्या है? इनपुट टेप, ये इनपुट टेप सेल्स से मिलकर बना होता है। एक सेल जो है एक कैरेक्टर को होल्ड करता है, ये बेसिक है। जिस तरीके से हमारे डिजिटल कंप्यूटर में आउटपुट का एक सेगमेंट होता है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ अगर हमारा ऑटोमेटा हमने बनाया है उसमें तो कुछ ना कुछ वो आउटपुट देगा प्रोसेसिंग के बाद। जो कंट्रोल यूनिट में प्रोसेसिंग होगी उस प्रोसेसिंग के बाद कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। जो यहाँ पे रैम या कैश मेमोरी कर रहा था, जो टेम्पररी स्टोरेज वाला, तो यहाँ पे भी एक टेम्पररी स्टोरेज हो सकता है। अब ये हो सकता है वर्ड मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि हर ऑटोमेटा के हर मॉडल में इंटरमीडिएट स्टोरेज होगा ही होगा, जरूरी नहीं है, बट जहां पे रिक्वायर्ड होगा वहां पे इंटरमीडिएट स्टोरेज हो सकता है। इंटरमीडिएट स्टोरेज ए, बीटा, गामा, अल्फा एंड सो ऑन, इस तरीके की चीजें। तो जो जो काम हमारा एक डिजिटल कंप्यूटर करता है, इनपुट लेता है तो ऑटोमेटा भी इनपुट लेता है। डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, ऑटोमेटा भी प्रोसेसिंग करता है। डिजिटल कंप्यूटर मल्टीपल स्टेट्स से होके गुजर सकता है, ऑटोमेटा भी हमारा मल्टीपल स्टेट्स Q1 Q2 एंड सो ऑन अप टू होके गुजर सकता है। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो इंटरमीडिएट स्टोरेज कर सकता है, तो हमारा ऑटोमेटा भी इंटरमीडिएट स्टोरेज कर सकता है। ये सारी चीजें ऑटोमेटा में भी, तो इसीलिए ऑटोमेटा को जो बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, अब हम लोग जरा जो कुछ बेसिक डिफिनीशंस देखते हैं जो कि बार बार आएंगी जब हम ऑटोमेटा पढ़ेंगे। तो जैसे एक है कि ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिट का क्या मतलब होता है? ट्रांजिट से बना है ट्रांजिशन। ट्रांजिट का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना। तो ट्रांजिशन, जैसे अगर कोई पर्टिकुलर ऑटोमेटा किसी पर्टिकुलर स्टेट में है, सपोज करिए वो स्टेट है Q1 और वो किसी इनपुट को रीड कर रहा है, सपोज करिए ए को, तो अब ये अगला स्टेट क्या होगा? नेक्स्ट स्टेट Q1 के बाद क्या होगा? Q2 होगा, Q3 होगा एंड सो ऑन। नेक्स्ट पॉसिबल स्टेट्स में से, नेक्स्ट n पॉसिबल स्टेट्स में से कौन सी स्टेट होगी, ये जो मैकेनिज्म बताता है, जो ये फंक्शन ट्रांजिट करवाता है हमारे ऑटोमेटा को, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन फंक्शन। यानी कि ट्रांजिशन फंक्शन गिव्स द नेक्स्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ करंट स्टेट। ये करंट स्टेट है, यहां से इन ऑप्शंस में से हमको मिलेगी नेक्स्ट स्टेट, और ये जो है ये करंट स्टेट, मतलब हम Q1 स्टेट में हैं, और ये है जो ये करंट इनपुट सिंबल। Q1 स्टेट में अगर हमने इनपुट ए दिया तो नेक्स्ट स्टेट कौन सी होगी, ये हमारा बताएगा ट्रांजिशन फंक्शन, कैसे हम ट्रांजिट कर रहे हैं। ठीक है, एक ट्रांजिशन स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन के ड्यूरेशन में कोई आउटपुट भी प्रोड्यूस हो सकता है कभी। नेक्स्ट टर्म जो ये ट्रांजिशन फंक्शन बार बार सुनने में आएगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एक इनपुट को रीड कर रहे हैं, तो अगला क्या होगा उसमें जाने के लिए हमें बार बार ट्रांजिशन फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट जो है वो है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि जैसे कॉन्फ़िगरेशन जब बोलते हो आप कि जैसे मुझे एक मोबाइल लेना है, तो वो क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, तो उसका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या उसकी रैम है, क्या उसकी स्पीड है, किस तरीके का इंटरनल मेमोरी है, ये सारी चीजें मिलके एक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर स्टेट को किसी
पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर इनपुट सिंबल, करंट स्टेट। एक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ, एक करंट स्टेट प्लस इनपुट सिंबल जो करंट इनपुट सिंबल है। अगर कोई टेम्पररी स्टोरेज है तो वो टेम्पररी स्टोरेज क्या है, ये पूरा एक सिनेरियो जो है वो एक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी जो ट्रांजिशन फंक्शन ऑटोमेटा को एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में लेके जाता है, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्रांजिशन फंक्शन का जो काम है एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में लेके जाना है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक करंट स्टेट, वो इनपुट सिंबल, और उसमें टेम्पररी स्टोरेज अगर है तो उस टाइम पे टेम्पररी स्टोरेज की क्या वैल्यू है, इसको मिला के हम लोग एक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। मूव, जब ट्रांजिशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन होता है, एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिशन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मूव। मूव, ये मूव हुआ, मूवमेंट, ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने ट्रांजिशन को हम लोग बोलते हैं कि एक मूव हुआ, एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग चेंज हुए। ठीक है, अब जो एक दो टर्म है ये, मैं इनको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ज्यादा यूज भी होता है, एक्सेप्टर और ट्रांसड्यूसर। एक्सेप्टर क्या होते हैं, जैसे जाहिर सी बात है, जैसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कोई भी चीज, जैसे कुछ ऐसे सवाल होते हैं लाइफ में, डेली लाइफ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर आप सिंपल यस और नो में दे सकते हो। जैसे सपोज करें कोई पूछे आपसे कि आपने लंच किया या नहीं किया, तो आपका आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा। कोई आपसे पूछे कि आप मेरे साथ कहीं जा रहा है घूमने, आओगे या नहीं आओगे, तो आपका आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा। यानी एक्सेप्टर वो ऑटोमेटा है, ऑटोमेटा की मेनली ये दो कैटेगरी है, एक है एक्सेप्टर का और एक है ट्रांसड्यूसर का। एक्सेप्टर वो कैटेगरी है जो या तो यस बोलेगा या तो नो बोलेगा, इसका जो आउटपुट का सेट होगा वो फिक्स है। यस नो कहने का मतलब है कि आप इसको 0 1 भी बोल सकते हैं कि या तो ये, तो एक्सेप्टर क्या है, एक्सेप्टर वो ऑटोमेटा है जो कोई इनपुट स्ट्रिंग दी जाएगी और उसको या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट कर देंगे, और कुछ उसमें कैलकुलेशन वो नहीं कर सकते हैं। तो इस ऐसे को बोलते हैं हम लोग एक्सेप्टर, जिसका आउटपुट का सेट सिंपल यस या नो पे मैप्ड हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर कैटेगरी का ऑटोमेटा। ये केवल एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। जैसे हमने आपसे बोला आपने खाना खा लिया कि नहीं खाया, तो या डिनर कर लिया या लंच कर लिया कि नहीं किया, तो आपका यस या नो ये आंसर है। आप मेरे साथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, यस या नो आपका आंसर है, या 0 या 1, इस तरीके से। लेकिन अब दूसरा सिचुएशन ये है कि अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि आपने आज लंच में क्या लिया, तो लंच में जैसे आपने इडली डोसा लिया, या लंच में आपने कोई नॉर्मल ऐसे सिंपल थाली खाई, या कुछ ऐसा कुछ और डिश खाई, या मैगी खाई, जो भी खाया आपने लंच में, तो अब जाहिर सी बात है कि इस क्वेश्चन का आंसर कि आपने लंच में क्या खाया, इस क्वेश्चन का आंसर कभी भी यस या नो नहीं हो सकता। हमने पूछे कि आपने लंच में क्या लिया, तो आप बोले यस, तो इसका ये कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो ट्रांसड्यूसर वो ऑटोमेटा की वो कैटेगरी है जो कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसेस सम आउटपुट अदर देन यस और नो, यस और नो के अलावा कुछ और आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। संयोग से आप याद करिए, मैंने आप लोगों को कई सारे ऑटोमेटा बताए थे लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद हो, फाइनाइट ऑटोमेटा बताया था, पीडीए बताया था, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा बताया था। अच्छा, ये तो बीटेक के कोर्स में ही नहीं है कहीं पे, तो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा की हमें चर्चा ही नहीं करनी है। तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया, पीडीए हो गया, और एक हमने बताया था ट्यूरिंग मशीन, जिसमें हमने बताया था लेथ मशीन का एग्जांपल भी लिया था कि ये लेथ मशीन नहीं है। तो ये दोनों जो है कैटेगरी, ये जो दोनों हैं ये एक्सेप्टर्स हैं, यानी कि इसका आंसर, ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा या तो यस आंसर देगा या तो नो, यानी कि स्ट्रिंग को या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। वही तरीके से पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा भी या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। बट ट्यूरिंग मशीन जो है ये कुछ आउटपुट भी प्रोड्यूस करेगा, जो आप कैलकुलेशन करना चाहें वो कुछ कैलकुलेशन के फॉर्म में आउटपुट भी देगा। अब एक मजेदार बात ये है कि ट्रांसड्यूसर जो है, ट्रांसड्यूसर केवल यस और नो
ही आंसर नहीं देते हैं, लेकिन यस और नो आंसर दे भी सकते हैं। जैसे जो कोई चीज कैलकुलेट करके प्रोड्यूस कर सकता है वो डिसीजन तो ले ही सकता है, इसीलिए जो ट्रांसड्यूसर हैं वो यस नो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी जो एक्सेप्टर का काम है वो तो ट्रांसड्यूसर हमेशा कर लेगा, और ट्रांसड्यूसर एडिशनली कुछ आउटपुट अगर आपको प्रोड्यूस करने की जरूरत हुई तो आउटपुट भी प्रोड्यूस कर देगा। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि एक्सेप्टर वो कैटेगरी है जो केवल यस नो आंसर दे, ट्रांसड्यूसर ऑटोमेटा की वो कैटेगरी है जो यस नो भी दे दे आंसर, और कुछ आउटपुट अगर कुछ फर्दर कैलकुलेशन आपको करनी है तो वो कैलकुलेशन भी आपको करके ये प्रेजेंट कर देगा। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसड्यूसर। ठीक है, अब हम लोगों का नेक्स्ट जो पड़ाव है वो है एप्लीकेशंस ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी। यूं तो बहुत जगह एप्लीकेशन होता है ऑटोमेटा थ्योरी का, बट जो मेन जो आप अपने इंजीनियरिंग करियर में कभी लाइव देख पाएंगे वो सबसे बड़ा है जो आप आगे जाके कुछ सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कंपाइलर्स, या इनको हम लोग इन जनरल ट्रांसलेटर्स भी बोलते हैं। ट्रांसलेटर्स, कोई भी कंपाइलर या इंटरप्रेटर है, अगर कंपाइलर या इंटरप्रेटर है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटर्स। ये सब ट्रांसलेटर की कैटेगरी में आते हैं। तो किसी भी जैसे सी एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, जावा इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तो जो ये इंटरप्रेटर्स या कंपाइलर्स यूज होते हैं, यानी ट्रांसलेटर्स जो यूज होते हैं, ट्रांसलेटर्स बनते भी होंगे, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स या कंपाइलर्स या इंटरप्रेटर्स इस तरीके की डिजाइन आपको करनी है तो वहां पे आपको ऑटोमेटा थ्योरी यूज आएगी। यानी कि इन डिजाइन ऑफ कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ये जो ऑटोमेटा थ्योरी है ये आपका पीछे जल्दी छोड़ने वाला नहीं है। जब आप कंपाइलर डिजाइन पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर्स में, तो 8 में से 8 सेमेस्टर होते हैं बीटेक में, तो 8वां सेमेस्टर खत्म होने से पहले कहीं ना कहीं आपके सामने आ जाएगा, तो फिर ये चीजें आपके सामने घूम फिर के आ जाएंगी, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते, इन चीजों को आप समझते चलिए। नेक्स्ट है डिजिटल डिजाइन ऑफ कंप्यूटर। जो डीएलडी के कॉन्सेप्ट्स हैं वहां भी आप अगर कुछ फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह आपको याद हो तो वहां भी स्टेट्स चेंज, स्टोरेज और इस टाइप की चीजें आती हैं। तो डिजिटल डिजाइन ऑफ कंप्यूटर्स, ये तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम लोगों को बस ये मैं इसलिए ये टॉपिक मैंने ले लिया कि बच्चों को कम से कम ये समझ में आए कि जो चीजें हम कर रहे हैं ये कहाँ पे हमारे काम आ सकती है या इसका आगे भी सिग्निफिकेंस है कुछ, ये बताना बस मेरा टारगेट था इसमें। अब हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं अपना जो सबसे पहला ऑटोमेटा की कैटेगरी है जो फाइनाइट ऑटोमेटा। अब ग्रामर वाले कैटेगरी में याद करिए टाइप 3 ग्रामर कौन सी थी। टाइप 3 ग्रामर को हमने क्या बोला था? टाइप 3 ग्रामर को हमने बोला था रेगुलर ग्रामर। तो जो ये रेगुलर ग्रामर होती है ये जिस ऑटोमेटा को एक्सेप्ट करती है या जिस ऑटोमेटा को जनरेट करती है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होते हैं? इसमें जो कंट्रोल यूनिट होती है उसमें हमारी कंट्रोल यूनिट में फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं। जो हमारा कंट्रोल यूनिट होगा उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होगा। और फाइनाइट ऑटोमेटा में जो एक हमने बोला था ना कि देयर मे बी अ इंटरनल स्टोरेज, ऐसा हमने यूज किया था टर्म कि देयर मे बी इंटरनल स्टोरेज। तो हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा में इंटरनल स्टोरेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नो स्टोरेज इज नीडेड, नो स्टोरेज इज नीडेड because these are simple एक्सेप्टर्स। अब एक्सेप्टर्स अभी मैंने इसी लेक्चर में थोड़ी देर पहले बताया है, दीज आर सिंपल एक्सेप्टर्स और हमें यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की जरूरत नहीं होती। अब एक्सेप्टर क्या होते हैं? जो या तो एक्सेप्टर वो है जिनका जो आउटपुट है या तो यस होगा
या तो नो होगा, या तो वो आउटपुट किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे। तो ये है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसमें कि नंबर ऑफ स्टेट्स जो होंगी वो फाइनाइट होंगी कंट्रोल यूनिट में, और हमको इंटरनल स्टोरेज की नीडेड नहीं है बिकॉज ये एक्सेप्टर्स होते हैं। अगर हम अब मशीन मॉडल की बात करें जरा फाइनाइट ऑटोमेटा की, तो क्या क्या चीजें होंगी। तो सबसे पहले एक कंट्रोल यूनिट तो हमारा होगा ही होगा, कंट्रोल यूनिट तो सब में होगा। कंट्रोल यूनिट, और इस कंट्रोल यूनिट में हमारे जो स्टेट्स होंगी वो फाइनाइट होंगी, Q0, Q1 एंड सो ऑन अप टू Qf, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी। ये जो हमारा कंट्रोल यूनिट है, हमारा जो इनपुट टेप होगा, उस इनपुट टेप से रीड राइट हेड की थ्रू जुड़ा होगा। इनपुट टेप A, B, C एंड सो ऑन, इस तरीके से रीड राइट हेड से जुड़ा होगा। ये है रीड राइट हेड, रीड राइट हेड, जिसकी हेल्प से हम लोग इनपुट टेप से इंफॉर्मेशन या तो रीड करेंगे और या तो अगर कुछ वहां पे राइट करना है तो इवन यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा में कुछ भी राइट करने की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रीड राइट हेड जो है, ये रीड राइट हेड मूव्स ओनली इन राइट डायरेक्शन, इन राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन का क्या मतलब है? राइट रॉन्ग वाला राइट नहीं, दाएं बाएं वाला। जैसे अभी ये इस बी को, ये जो इस सेल में है बी, इसको रीड कर रहा है, तो अब इसके बाद ये जाहिर सी बात है सी को रीड करेगा, ये वापस ए को रीड करने नहीं जाएगा, इसका ये मतलब होता। तो ये है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा का मशीन मॉडल। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो फाइनाइट ऑटोमेटा का पहला टाइप है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं DFA, बड़ा ही फेमस है, जिसको डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हम लोग बोलते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग बस अभी के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा का पहला टाइप है DFA, जिसको हम बोल रहे हैं। तो तब तक के लिए आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई है तो आप बेझिझक वहाँ पे कमेंट करें, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर्स में लेने की कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं हम लोग, और जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।